हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में जुड़े होंगे। तो दोस्तों चलिए, मैं आप सभी लोगों को अपने इस चैनल में यानी जीनियस मेकर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस कड़ी में, इस वीडियो पार्ट 2 में, जो कि एचसी हार्डविक वॉल्यूम 0 का एक्सरसाइज 2 है और वीडियो पार्ट 2 भी है। तो यहाँ पे आपको देखना है कुछ अच्छे कुछ बार बार पूछे जाने वाले वर्ड्स, जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सॉल्यूशन C1, इस तरह से C1, C2, C3 ये 3 पार्ट्स है। जबकि मैं ये 3 पार्ट्स में इस वीडियो में नहीं डालूंगा, केवल 1 से 2 पार्ट ही, 1 से 2 यानी C1 या C2 ही मैं इस वीडियो में डालने वाला हूं। तो गौर से आपको देखना है। सेंटेंस समझ में आया तो आपको वर्ड्स भी आ चुका। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। इसमें लिखा है इट विल नेसेसरी टू मॉडिफाई योर बेसबॉल शेड्यूल इफ द वेदर रिमेन्स वेट। यदि मौसम वेट रहा मतलब बारिश वाली मौसम अगर रहा, तो आपको बेसबॉल का जो शेड्यूल है, जो समय का जो शेड्यूल है बेसबॉल खेलने का, उसमें मॉडिफाई करना होगा, यानी मॉडिफाई करने की आवश्यकता होगी। तो मॉडिफाई मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना, चेंज करना। तो समय में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। तो मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना। और इसका एंटो जो है वो है स्पॉइल मतलब बर्बाद हो जाना, बदल जाना, खराब हो जाना। ठीक है, तो ये क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर 2 में आइए। इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू फ्रस्ट्रेट द स्मगलर्स स्कीम। स्मगलर तो जानते ही हैं, चोरी छिपे एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाकर जो गैर कानूनी रूप है उस रूप से बेचना, डेट इज कॉल्ड स्मगलर्स। तो स्मगलर्स की जो स्कीम है, उस स्कीम को फ्रस्ट्रेट करने के क्रम में, मतलब विचलित करने के क्रम में, उसको डिफीट करने के क्रम में क्या हुआ? द कोस्ट गार्ड जो समुद्र किनारे जो गार्डिंग करता है, तो कोस्ट गार्ड केप्ट वॉच डे एंड नाइट। मतलब कि इससे बचाने के लिए कोस्ट गार्ड जो है डे एंड नाइट वाचिंग करते रहे, यानी वो देख रेख करते रहे ताकि कोई भी स्मगलर सामान को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सके। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट करना आपने सीखा। फ्रस्ट्रेट करना मतलब विचलित करना या फिर हरा देना किसी को। और इनकरेज और इन स्पिरिट, फिर से सुनिए, इनकरेज और इन स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि किसी की साहस को और बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना और प्रोत्साहित करना ताकि वो कोई काम कर सके। तो दोनों वर्ड जो है फ्रस्ट्रेट का एंटो है। उसके बाद आते हैं नंबर 3 में। इसमें लिखा है ही वॉज ए रूथलेस कन्क्यूरर मतलब विजेता। He was a ruthless conqueror who killed most of the prisoners he captured. कह रहा है कि वह जो थे वो बहुत ही रूथलेस का मतलब बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं कि घमंडी। वो इतना घमंडी कन्क्यूरर थे, विजेता थे, जो बहुत सारे कैदी जिसको वो कैद करके रखे हुए थे, उन सभी कैदियों को उन्होंने मार डाला। तो रूथलेस समझ गए? रूथलेस मतलब बेरहम, कठोर दिल वाला, घमंडी टाइप का जो व्यक्ति है, डेट इज कॉल्ड रूथलेस। और इसका एंटो क्या है? काइंड या बिनाइन। काइंड या बिनाइन का मतलब क्या होता है? दयालुता से भरा हुआ, यानी दयालु व्यक्ति। अब हम 4 नंबर में देखते हैं। इसमें लिखा है द रेज ऑफ द सेटिंग सन सोर थ्रू द क्लेफ्ट। सोर का मतलब क्या होता है? हल्का हल्का पास करना। तो कह रहा है कि जो क्लेफ्ट है, वो क्लेफ्ट कहाँ पे है? इन द माउंटेन रेंज। पहाड़ी रेंज जो है, माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज के अंदर क्लेफ्ट है। क्लेफ्ट मतलब एक दरार है। उस दरार से होकर सूरज का, डूबते हुए सूरज का जो प्रकाश है, वो जो डूबते हुए सूरज की प्रकाश है, वो सोर कर रही है, मतलब हल्का हल्का पास कर रही है वहां से। तो यहाँ क्लियर हो चुका है कि क्लेफ्ट मतलब होता है दरार। उसके बाद हम आते हैं नंबर 5 में। इसमें लिखा है इट विल टेक ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टू अटेन परफेक्शन इन योर जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक तो समझ रहे ना, यानी
कसरत से संबंधित चीजें, उसको बोलते हैं जिम्नास्टिक। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इट विल टेक ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टू अटेन परफेक्शन इन योर जिम्नास्टिक्स इन टाइम फॉर द डिस्प्ले। कह रहा है कि प्रदर्शन करने के लिए, यदि आप जिम्नास्टिक का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस को अटेंड करना होगा। अटेंड मतलब प्राप्त करना होगा, ताकि आपके अंदर परफेक्शन आ सके। तो अगर परफेक्शन अटेंड करना, हासिल करना है तो अच्छा खासा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट सी का नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं। अब 5 के बाद 6 से हम लोग यहाँ देखते हैं। इसमें लिखा है द वेसल वाज ओवर क्राउडेड एंड ओशियन वाज रफ। देखो वेसल क्या होता है? वेसल होता है बैठने का जगह जो कि जहाज के अंदर होता है। द वेसल वाज ओवर क्राउडेड, वेसल जो है जहाज के अंदर जो है बैठने का जगह बिल्कुल भरा हुआ था, खचाखच। एंड द ओशियन वाज रफ, और जो ओशियन जो महासागर था वो महासागर बहुत ही रफ था, मतलब बहुत हिलकोरे ले रहा था, बहुत ही उसमें तरंगे उठ रही थी। तो वहां पे क्या होता है, कई बार जहाज डूब जाते हैं। बट द पैसेंजर्स बोर्ड देयर हार्डशिप्स विथ फोर्टिट्यूड। तो वहां पे जो है उन कठिनाइयों से, यानी हार्डशिप से, वहां बैठे हुए पैसेंजर्स जो है बहुत ही फोर्टिट्यूड के साथ उस हार्डशिप को सहन कर रहे थे। बियर का सेकेंड फॉर्म है बोर्ड। तो फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? बहुत ही साहसपूर्ण ढंग से, बहुत ही साहसी रूप से वे उस हार्डशिप को, उस कठिनाई को सहन कर रहे थे। तो फोर्टिट्यूड का मतलब हुआ साहसपूर्ण। फोर्टिट्यूड का मतलब हुआ साहसपूर्ण। तो चलिए देखते हैं आगे। और इसमें क्या है? एंटो क्या है? एंटो है टिमिडिटी और फियर। टिमिडिटी और फियर का मतलब कायरतापूर्ण। तो वे लोग कायर नहीं थे, वे लोग बहुत ही फोर्टिट्यूड पूर्वक, यानी बहुत ही साहस पूर्वक वे लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में। इसमें लिखा है व्हेन द कार इन फ्रंट केम, जब गाड़ी सामने आए, टू एन एब्रप्ट स्टॉप, मतलब एक अचानक स्टॉपेज पे रुकी। ठीक है, टू एन स्टॉप, एब्रप्ट स्टॉप का मतलब होता है जहां पे अचानक स्टॉप हो, एकाएक रुकावट हो। ठीक है, जैसे रोड है, रोड है का एक सामने से दीवार है, अब क्या करना होगा? वो एब्रप्ट स्टॉप है, वहां पे तो आपको रोकना ही होगा। वी वेरी नियरली रैन इनटू इट, हम लोग इससे कुचलने के काफी करीब थे। वो जो है गाड़ी एकाएक आकर के जब एब्रप्टली जब रोका तो हम लोग कुचलने के करीब थे। तो यहाँ पर एब्रप्ट मतलब क्या होता है? अचानक या शीघ्रता से, यानी बहुत तेजी से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्रप्ट। और एंटो क्या है? स्लो। स्लो मतलब धीमा। तो यहाँ पर एब्रप्ट और स्लो के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। उसके बाद है नंबर 8। इसमें लिखा है द ओल्ड सोल्जर वाज वुंडेड। वुंडेड मतलब घायल किया गया। तो ओल्ड सोल्जर वाज वुंडेड मतलब बूढ़े सिपाही को घायल कर दिया गया। इन स्क्रिमिश। इन स्क्रिमिश का मतलब क्या? स्क्रिमिश का मतलब होता है कलह या झगड़ा या झंझट। तो एक छोटे से झगड़े या झंझट में, झड़प में उस एक सिपाही को घायल कर दिया गया मारपीट करके। बिटवीन पेट्रोल्स ऑफ द टू इनेमीज ऑन द डे बिफोर द बैटल ऑफ वाटरलू, यानी वाटरलू की जो युद्ध हुई, उस युद्ध से पहले एक छोटे से स्क्रिमिश में एक बूढ़े सिपाही को घायल कर दिया। तो स्क्रिमिश मतलब होता है छोटे रूप से झगड़ा, लड़ाई। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं नंबर 9। नंबर 9 में बढ़ने से पहले हम इसका एंटो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन या एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, दोनों के बीच समझौता, उसको बोलते हैं कॉन्सिलिएशन या एकॉर्ड। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस नंबर 9। इसमें लिखा है वी शैल हैव टू इंक्रीज द डायमेंशन, इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ आवर गैरेज बिकॉज वी नाउ हैव 2 कार्स। कह रहा है कि हमारे पास अब 2 कार हो गए, इसलिए कार लगाने का जो गैरेज है उस गैरेज के डायमेंशंस को, डायमेंशंस मतलब क्या होता है? डायमेंशन मतलब होता है क्षेत्र। तो उसका जो क्षेत्र है उसको और बड़ा करना होगा, नहीं तो 2 कार उसमें नहीं आ पाएगी। तो यहाँ डायमेंशन मतलब
जगह जगह बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ स्मॉलनेस का मतलब क्या होता है? छोटापन। तो एंट्रोपी समझ गए। अब हम नेक्स्ट यानी अगले कदम पे चलते हैं। अब जैसे हमें 10 नंबर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लिखा है द शेरिफ said that he had no jurisdiction to arrest the thief after he had crossed the border। शेरिफ ने क्या कहा? शेरिफ एक राजा होता है, तो उसका नाम शेरिफ दिया जाता है। तो शेरिफ ने कहा कि और जो जुरिस्डिक्शन है मतलब अधिकार क्षेत्र जो है वो बॉर्डर से इधर ही है। अगर कोई चोर बॉर्डर पार कर जाए तो उसको पकड़ने का हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, जहां तक आपका अधिकार सीमित है उस क्षेत्र को बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। अब इसका एंटो भी देख लेते हैं। इसका एंटो है इल्लीगलिटी। इल्लीगलिटी मतलब अवैधता। इल्लीगलिटी मतलब अवैधता। तो ये क्लियर हो चुका। नंबर 11 में आइए। इसमें लिखा है द गार्डनर गैदर्स द डेड लीव्स इनटू ए हीप। गार्डनर जो है यानी जो माली है बगीचा का, उन्होंने डेड लीव्स का यानी सूखे पत्तों को इकट्ठा करके हीप कर दिया। हीप मतलब ढेर लगा दिया। हीप मतलब ढेर। एंड व्हेन दे डिकम्पोज, और जब ही सभी पत्ते डिकम्पोज हो गए मतलब सड़गल गए, तो ही यूजेस देम एज फर्टिलाइजर। तब वे इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मतलब ये जो सड़े गले थे उसको फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया या करते हैं। सभी प्रेजेंट में इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद है इसमें इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब ठीक होना, धीरे 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 हालत में सुधार होना। जबकि डिकम्पोज मतलब धीरे 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 हालत खराब होना, सड़ जाना, गल जाना। और नंबर 12 में क्या है? इसमें लिखा है मिस्टर वीक्स, आदमी का नाम है। मिस्टर वीक्स यूज्ड टू बी फ्रेंडली। मिस्टर वीक्स दोस्ताना हुआ करते थे, कभी मेरा दोस्त हुआ करते थे। बट सिंस ही इनहेरिटेड फॉर्च्यून ही इज टू हॉटी। कह रहा है कि मिस्टर वीक्स मेरे दोस्ताना मतलब हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, लेकिन जब से वह फॉर्च्यून को, भाग्य को इनहेरिट किया है, जब उसका भाग्य खुल गया उसके जीवन में, तब वह बहुत ही हॉटी हो गए। किस लिए? टू स्पीक टू अस, हम लोगों से बात करने में, हम लोगों से बात करने के लिए वे बहुत ही हॉटी हो गए, घमंडी हो गए। हॉटी मतलब घमंडी होना। इसका एंटो क्या है? जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार, सबसे बातचीत करना, सबको सबके प्रति दया दिखाना, सबको कुछ दान दक्षिणा देना, डेट इज कॉल्ड जेनरस। और इसका एंटो हॉटी है। हॉटी मतलब घमंडी। चलिए उसके बाद है नंबर 13। इसमें लिखा है द वेल्दी पीपल ऑफ फ्रांस यूज टू ऑप्रेस द पुअर। मतलब कि फ्रांस के जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को ऑप्रेस किया करते थे। ऑप्रेस करना मतलब दबाना या सताना। हु फाइनली रिवोल्टेड, जो लोग, जिन लोगों को दबाया जाता था, अंततः वे लोग विद्रोह कर दिए, वे लोग दंगा कर दिया, विद्रोह कर दिया सरकार के खिलाफ। अब चलिए हम इसका एंट्रो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कॉन्फ्रॉन्ट। कॉन्फ्रॉन्ट मतलब सामना करना, और ऑप्रेस मतलब सताना। जब आप सताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपका सामना करता है। तो ये तो हो गया क्लियर। अब 14 नंबर में लिखा है केसर अगस्टस इशू ए डिक्री that all the world should be enrolled। कह रहा है कि केसर अगस्तस जो है एक डिक्री मतलब एक कानून को जारी किया, जिसे सभी पूरी दुनिया को इनरोल करना पड़ा, मतलब उसको अपने कानून में लागू करना पड़ा। तो डिक्री का मतलब क्या होता है? कानून या रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इसमें एंटो क्या है? इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब एक इशारा, और एक इशारा ही बोल सकते हैं आप। तो एक इशारा। और डिक्री मतलब कानून, जिसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, एक ऑर्डर। तो ये आपका C1 का पूरा वर्ड्स आपको क्लियर हो चुका है। अब इन सारे वर्ड्स को आपको सेंटेंस के सहारे समझ करके अपने आप को अर्थ बताना है, और खूब पूछताछ करना है अपने आप से। जहां तहां से पूछताछ कीजिए। जैसे डिकम्पोज का मतलब सड़ जाना, गल जाना या हरास होना। हॉटी मतलब घमंडे। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। ऑप्रेस मतलब सताना। कॉन्फ्रॉन्ट मतलब सामना करना। इंटीमेशन मतलब इशारा। डिक्री मतलब कानून। जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। तो ऐसे खूब अपने आप से पूछना है। अगर आप गड़बड़ा जाते हैं तो इस वीडियो को फिर से आपको देखना है।
तो देखते हैं ये सारा वर्ड्स आपको याद हो जाएगा, जहन में आ जाएगा। और करना क्या है, मेन काम आपको करना है कि इन सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे नोट करके रखेंगे तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन में परेशानी आएगी तो वीडियो को फिर से देख लेना, ये सारा वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे। चलो वीडियो कुछ लंबी होगी, लेकिन मैं क्वालिटी से कोई गुंजाइश नहीं करने वाला हूँ, आपको क्वालिटी बिल्कुल देने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो लंबी भी हो तो कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं C1 से C2 की ओर। चलिए C2 में सेंटेंस तो वही है जो अभी मैंने बताया है, बस वर्ड चेंज हो गया है। इसमें लिखा है इट विल बी नेसेसरी टू चेंज या इम्प्रूव आवर बेसबॉल शेड्यूल। कह रहा है बेसबॉल खेलने का जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, उसको चेंज करने या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इफ द वेदर रिमेन्स वेट, यदि मौसम वेट रहा, वेट मतलब भीगा भीगा रहा या बारिश वाले मौसम हो, तो बेसबॉल के शेड्यूल में इम्प्रूव या चेंज करने की आवश्यकता है। एंटो क्या है, एंटो है डिसअरेंज। डिसअरेंज मतलब जैसे तैसे कर देना, यानी अरेंज किए हुए चीजों को खराब कर देना, तो उसको बोलते हैं डिसअरेंज, तितर बितर कर देना। नंबर 2 है, इसमें लिखा है इन ऑर्डर डिफीट या थ्वाट द स्ट्रगल्स स्कीम। डिफीट या थ्वाट का मतलब हराना या विचलित कर देना, हराना या किसी को विचलित कर देना। तो कह रहा है कि स्मगलर्स के स्कीम को विचलित करने के लिए, उसको डगमगाने के लिए द कोस्ट गार्ड जो थे केप्ट वॉच डे एंड नाइट। कोस्ट गार्ड दिन रात वॉच कर रहे थे, दिन रात पहरेदारी कर रहे थे। एंटो है इसका हार्टेन। हार्टेन का मतलब, हार्टेन का मतलब क्या होता है, देखो हार्टेन का मतलब होता है जो दिलदार आदमी हो, जो काइंड पर्सन हो, जिसके अंदर दया से भरा हो, उसको बोलते हैं हार्टेन, जो दूसरे के भावना को समझता हो। डिफीट या थॉट का मतलब किसी के भावना को विचलित कर देना, उसके भावना को बिल्कुल विमुख कर देना, तो उसको बोलते हैं डिफीट या थॉट। अब नंबर 3 में देखिए, इसमें लिखा है ही वॉज ए अनपिटिंग या ब्रूटल कन्क्यूरर। अनपिटिंग या ब्रूटल मतलब जघन्य या बिल्कुल जिसको आप बोल सकते हैं क्रूर। तो वह इतना क्रूर शासक था या क्रूर विजेता था। कन्क्यूरर मतलब विजेता, क्रूर विजेता था कि उसने जितने भी प्रिजनर्स को अपने कैप्चर में रखा था, कैप्चर करके अधीन में रखा था, उन सबको उन्होंने अधिकांश को मार डाला। और एंटो इसका सिविलाइज्ड या मर्सीफुल। सिविलाइज्ड या मर्सीफुल का मतलब सभ्य या दयालुता से भरा हुआ। अब नंबर 4 में आइए, इसमें लिखा है द रेज ऑफ द सेटिंग सन, मतलब डूबते हुए सूरज के जो किरण थे, वे किरणें सोर थ्रू ए रिफ्ट या क्रैक इन द माउंटेन रेंज। मतलब वो माउंटेन रेंज यानी पहाड़ी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पहाड़ के अंदर रिफ्ट या क्रैक हो चुके थे, मतलब दरार पड़े हुए थे। उस दरार से होकर डूबते हुए सूरज के किरण सोर कर रहे थे, मतलब हल्की हल्की किरण पास हो रहे थे, झांक रहे थे। चलिए, इसमें जो एंटो है वो है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब बिल्कुल फिक्स्ड हो, एकदम जमा हुआ हो, सेट हो चुका हो। और क्रैक मतलब दरार पड़ा हुआ हो। नंबर 5 में क्या है, इट विल टेक ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टू ऑब्टेन या रीच परफेक्शन इन योर जिम्नास्टिक्स इन टाइम बिफोर द डिस्प्ले। कह रहा है कि आपको प्रदर्शन करने से पहले जिम्नास्टिक में परफेक्शन हासिल करने के लिए, यानी परफेक्शन ऑब्टेन या रीच करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो ये हो चुका ऑब्टेन या रीच मतलब हासिल करना। गिव अप मतलब क्या होता है, एंटो है इसका। गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ हम आ चुके हैं 5 तक। हम आगे बढ़ते हैं C2 का 6 नंबर से देखते हैं। इसमें लिखा है द वेसल वॉज ओवर क्राउडेड। वेसल जो है जहाज में बैठने का जो जगह है, ओवर क्राउडेड हो चुका था, खचाखच भरा हुआ था, ओवर क्राउडेड था। एंड द ओशियन वॉज रफ, और महासागर भी रफ थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा तूफान वगैरह हो सकता है, उसके वजह से रफ हो गया होगा। बट द पैसेंजर्स बोर्ड देयर हार्डशिप विथ इंड्योरेंस या करेज। लेकिन जो पैसेंजर थे वे कठिनाइयों का सामना बहुत ही इंड्योरेंस या करेज के साथ कर रहे थे। इंड्योरेंस या करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत।
तो अब इसका एंटो भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है अपैथी। अपैथी का मतलब बहुत ही डरावनापूर्ण या संतावना देने वाली चीजें, उसको बोलते हैं अपैथी। उसके बाद है व्हेन द कार इन फ्रंट केम टू एन सडन या स्विफ्ट स्टॉप, जब कार अचानक स्टॉप पे आकर के रुकी, ठीक है। सडन या स्विफ्ट मतलब अचानक या तेजी से। वी वर वेरी नियरली रैन इनटू इट, हम लोग इससे कुचलने के काफी करीब थे। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि सडन या स्विफ्ट का मतलब होता है अचानक या बड़ी तेजी के साथ। अब इसका एंटो भी देख लेते हैं। डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब स्वतः या धीरे धीरे, धीमा, डेलिबरेट। अब हम इस 8 नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है द ओल्ड सोल्जर, द ओल्ड सोल्जर वॉज wounded in a clash or contention between patrols of two armies on the day before battle of Waterloo। कह रहा है वाटरलू के युद्ध से एक दिन पहले क्या हुआ कि जो दुश्मन का जो आर्मी थे, उस आर्मी के पेट्रोलिंग के दौरान, मतलब आर्मी गश्त लगा रहे थे, उसके दौरान एक हमारे बूढ़े सैनिक को उस झगड़े में, उस क्लैश में, क्लैश या कंटेंशन मतलब झगड़ा या झंझट, उस झगड़े या झंझट में क्या हुआ, उसको घायल कर दिया गया बूढ़े सिपाही को। अब हम आगे देखते हैं। इसमें एंटो देखते हैं। इसमें एंटो में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड मतलब सुलह या समझौता। अब जो है हम 9 नंबर में आते हैं। इसमें लिखा है वी शैल हैव टू इंक्रीज द एरिया और शेप ऑफ आवर गैरेज। कह रहा है कि हमारे जो गैरेज है, गाड़ी लगाने का जो जगह है, उस एरिया को या शेप को हमें इंक्रीज करने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। बिटवीन वी नाउ, बिकॉज वी नाउ हैव 2 कार्स, क्योंकि हमारे पास अब 2 कार हो गए हैं, इसलिए हमें उसके डायमेंशन को, उसके एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। एंटो देखते हैं। इसमें लिखा है लिटिलनेस। लिटिलनेस मतलब एरिया पता नहीं चलता, एकदम छोटा हो, उसको बोलते हैं लिटिलनेस। चलिए अब नंबर 10 में देख लेते हैं। इसमें लिखा है द शेरिफ सेड दैट। शेरिफ जो है, शेरिफ ने कहा कि ही हैड नो ऑथोरिटी या कॉग्निजेंस। तो ऑथोरिटी या कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? अधिकार क्षेत्र, जहां तक आपका अधिकार है। तो ऑथोरिटी या कॉग्निजेंस टू अरेस्ट द थीफ आफ्टर ही हैड क्रॉस द बॉर्डर। शेरिफ ने कहा कि बॉर्डर के पार जो भी चोर भाग गए हैं, उनको अरेस्ट करने का ऑथोरिटी या कॉग्निजेंस जो है, जो अधिकार क्षेत्र जो होता है, अधिकार लिमिट भी कर सकते हैं, वो हमारे पास उसका पकड़ने का कोई ऑथोरिटी या कॉग्निजेंस नहीं है जिससे हम पकड़ सके। एंटो इसमें लिखा है वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरी। तो यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। C2 भी कंप्लीट कर चुके हैं और C1 भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका बनाया जाएगा जिसमें C3 कंप्लीट कराया जाएगा। तो करिए थोड़ा सा इंतजार और फिर देखिएगा C3। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो भी वर्ड्स मैंने सिखाया है, ये सारा वर्ड्स कंप्लीट हो चुका होगा। तब हम आपसे लेना चाहते हैं विदा। फिर आपसे हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो यानी एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 में। हम आपसे बिल्कुल कुछ ही समय बाद मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप पर विशेष ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। चलिए, शब्बा खैर, बाय बाय।